गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा सेकंड पेपर प्लेटो रिपब्लिक पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हमें यूनानी दार्शनिक प्लेटो का राजनीतिक ग्रंथ रिपब्लिक का अध्ययन करना है। और इसमें हम पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक नई सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। जो प्रचलित सामाजिक व्यवस्था उस समय यूनान में थी या उसके आसपास के नगर राज्यों में थी, प्लेटो को उनमें दोष नजर आता था। तो प्लेटो ने अपने आसपास जो भी नगर राज्य थे उनमें जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसमें से अच्छाइयों को लिया और उनकी बुराइयों को छोड़ दिया। इसी क्रम में प्लेटो ने साम्यवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। ये साम्यवाद की विचारधारा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हमारे सामने रखती है जो राज्य के तीन वर्गों में से, राज्य के तीन वर्ग हैं, संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इनमें से दो वर्गों, संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए परिवार और संपत्ति का प्रावधान नहीं करती। कहने का मतलब ये है, प्लेटो ये मानता था कि अगर जिन हाथों में राज्य की राजनीतिक ताकत है या विधायी ताकत है, मतलब जो लोग कानून बनाते हैं और राज्य की एक तरीके से पूरी तरह देखरेख करते हैं, जिन्हीं के हाथों में प्रशासनिक शक्ति होती है, अगर उन्हीं हाथों में आर्थिक शक्ति भी दे दी गई तो इसके घातक परिणाम होंगे। और इसका हम भ्रष्टाचार के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि जिनके हाथ में कानून बनाने की ताकत है उन्हीं के हाथ में अगर आर्थिक शक्ति भी दे दी गई तो वो इस आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए, अपने जो भी परिचित लोग हैं, मित्र हैं, उन सब के फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब प्लेटो ये चाहता था कि आर्थिक शक्ति को राजनीतिक सत्ता से स्वतंत्र रखा जाए, और राजनीतिक सत्ता को संभालने वाले थे सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग। इसलिए उन्होंने इनके हाथ में आर्थिक शक्ति को नहीं रखा। आर्थिक शक्ति उन्होंने पूरी तरीके से उत्पादक वर्ग पर छोड़ दी। लेकिन मसला ये था उस समय कि अगर ऐसा है तो फिर उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि इन लोगों के लिए सारी व्यवस्था सामूहिक होगी, इनके लिए कोई भी व्यवस्था एकल या निजी नहीं होगी, कि ना इनके लिए कोई परिवार होगा। जैसा हमने पिछली क्लास में आपको संपत्ति के साम्यवाद की चर्चा करते समय मैंने बताया था, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि जो संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग होगा उनके लिए परिवार जैसी कोई हम ये कह सकते हैं कि परिवार जैसी कोई संस्था वो अपने लिए नहीं रखेंगे। देखिए, समाज में प्लेटो ये कहता है कि मनुष्य के मोह के, ठीक है, दो प्रमुख कारण होते हैं जो उसके अंदर ये प्रवृत्ति पैदा करते हैं कि उसका अपना कुछ है। एक स्वामित्व की भावना, एक एकाधिकार की भावना उसमें दो ही चीजें लेकर आती है, एक संपत्ति, दूसरा परिवार। तो प्लेटो कहता है इन दोनों चीजों को अगर समाज के दो प्रमुख वर्गों के हाथ से निकाल दिया जाए, समाज के तीनों ही वर्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो जो समाज की प्रशासनिक, राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था को देखते हैं, अगर उनके लिए इन दोनों की मनाही कर दी जाए तो जो उनके मोह के जो प्रमुख दो हम ये कह सकते हैं कि रीजन है, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूरा वक्त अपना राज्य को दे सकेंगे। तो इसी कड़ी में हमने देखा था कि प्लेटो ये कहता है कि निजी संपत्ति नहीं होगी, उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान, जो भी जरूरी सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। अब ऐसे इसी क्रम में प्लेटो ने एक और बात कही, हालांकि ये बात बहुत नई इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय के समाज में ये प्रचलित था। प्लेटो ये कहता था कि शासक पर और संरक्षक वर्ग का परिवार नहीं होगा, हालांकि वो लोग बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन इसके लिए विवाह जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। जो भी सैनिक या संरक्षक वर्ग के लोग होंगे, स्त्री पुरुष, वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और संतान की उत्पत्ति करेंगे। हालांकि प्लेटो ने बताया था, आगे जाके हम इनकी व्यवस्था देखेंगे जहां पे प्लेटो ने हमने शिक्षा व्यवस्था में भी देखा था कि उन्होंने व्यायाम पर भी चर्चा की थी कि संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग तक बहुत स्वस्थ लोग, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ लोग पहुंचेंगे। तो ये स्वस्थ लोग ही आपस में संपर्क करके, समागम करके जो बच्चे पैदा करेंगे वो बहुत स्वस्थ बच्चे होंगे।
तो इस वर्ग को बच्चे तो पैदा करने होंगे, लेकिन किसी भी पुरुष को ये नहीं पता होगा कि उसका बच्चा कौन सा है। इसलिए कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ समागम कर सकता था। और प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका, या प्रमुख जो वजह थी वो थी, एक तो संतान उत्पत्ति करना, स्वस्थ संतान उत्पत्ति करना। दूसरा, इससे वो व्यक्ति फ्री रहेगा कि ये मेरी स्त्री और ये मेरा बच्चा नहीं है। ऐसे स्त्री फ्री रहेगी कि ये मेरा पति और ये मेरा बच्चा नहीं है। तो वो बच्चों को पालने पोसने, खाना बनाने, इन सब के काम से फ्री रहेगी। और अगर वो सैनिक है तो वो अपना पूरा समय राज्य के कल्याण के लिए देगी। और अगर वो संरक्षक है, दार्शनिक राजा की स्थिति पे है, दार्शनिक रानी की स्थिति में है, तो वो उस वक्त पूरा अपना वक्त राज्य को दे सकती है। ये जब प्लेटो ने व्यवस्था रखी थी तो यहाँ पर जो दो स्त्री पुरुष के समागम जो कारण था वो प्रेम नहीं था, ना कोई धार्मिक कारण था कि दो लोग विवाह करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दो लोग विवाह करते हैं प्रेम के कारण भी विवाह करते हैं। हालांकि प्रमुख उद्देश्य सदैव से विवाह का प्रमुख उद्देश्य संतान उत्पत्ति ही रहा है। यहाँ पर प्लेटो ने विवाह का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। प्लेटो ने कहा कि संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग को विवाह की जरूरत नहीं है, वो संतान उत्पत्ति करेंगे और उस संतान को राज्य को सौंप दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ समागम कर सकती है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ रह सकता है, ऐसा नहीं है। हालांकि रहने का कंसेप्ट तो वहां नहीं था। कोई स्त्री पुरुष आपस में संपर्क करेंगे, समागम करेंगे, इस की जो आज्ञा है वो राज्य देगा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि ये राज्य के निर्देशन में होगा, राज्य के नियंत्रण में होगा, कि राज्य ही तय करेगा कि कौन स्त्री किस पुरुष के साथ वो कुछ वक्त बिताएगी। ये व्यवस्था करके प्लेटो ने इसे स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की। हालांकि ये पुरुषों के साम्यवाद की व्यवस्था भी है, क्योंकि पुरुष भी एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ समागम कर सकता है और एक स्त्री कई पुरुषों के साथ समागम कर सकती थी। तो एक तरीके से स्त्रियों का साम्यवाद कहा गया, लेकिन ये व्यवस्था गलत है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के साम्यवाद की व्यवस्था है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं परिवार और विवाह के कंसेप्ट को खत्म करके प्लेटो ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जहां पर स्त्री और पुरुष सदैव एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। एक ही स्त्री एक ही पुरुष के साथ सदैव नहीं रह सकती और एक ही पुरुष एक स्त्री के साथ सदैव नहीं रह सकता। साथ ही उन्हें ये भी पहचान नहीं होगी कि वो बच्चा जो उन्होंने पैदा किया था आपस में मिलकर वो कौन सा था। जैसे ही ये पहचान खत्म हो जाती है, सारे बच्चे राज्य के बच्चे होंगे और सभी का पालन पोषण उसी तरीके से किया जाएगा। ये नहीं है कि कोई स्त्री किसी बच्चे से लगाव रखे, वो संतान उत्पन्न करेगी और एक समय पश्चात वो उसे राज्य को सौंप देगी और राज्य ही उसका पालन पोषण करेगा। और फिर वो पूरी व्यवस्था जो पहले से तय थी कि उसकी शिक्षा व्यवस्था करी जाएगी, फिर उसकी शिक्षा व्यवस्था से तय होगा कि वो उत्पादक वर्ग में जाएगा, कि सैनिक वर्ग में जाएगा, कि संरक्षक वर्ग में जाएगा। तो इसका ऐसा प्लेटो ने क्यों किया, इसका प्रमुख उद्देश्य जो था, कारण था, वो मैं आपको बता चुकी कि इसका जो सबसे मेन रीजन था वो था स्वस्थ संतान उत्पत्ति। दूसरा कि जो स्त्री पुरुष हैं, जो संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग में आए हैं, वो अपना संपूर्ण वक्त, वो अपना पूरा वक्त राज्य को दे, राज्य के कल्याण के लिए ही कार्य करे। स्त्री भी बच्चों के पालन पोषण इन सबसे फ्री रहे, पुरुष भी कमाने के उससे और ये मेरा परिवार है इस मोह से दोनों फ्री रह के अपना पूरा वक्त राज्य को दे सकते हैं। और इससे राज्य की एकता में वृद्धि होगी, क्योंकि जब मुझे ये बोध नहीं रहेगा कि ये एक विशेष बच्चा मेरा है, बहुत सारे बच्चों में मुझे लगेगा कि इनमें से कुछ बच्चे मेरे हैं, तो हो सकता है मैं सबसे लगाव रखूं। तो इससे राज्य में एक एकत्व की भावना उत्पन्न होती है कि सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। जब ये फीलिंग आ जाती है किसी भी व्यक्ति में या किसी भी शासक में, ये आए कि मेरे राज्य के सभी लोग मेरे पुत्रवत है या मेरी पुत्रीवत है, मेरे संतानवत है, तो वो ज्यादा प्रेम से या ज्यादा कल्याण की भावना से राज्य के लिए कार्य कर सकता है। हालांकि इसका आगे जाके कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये व्यवस्था एक तो लागू करना बेहद मुश्किल है और अगर लागू होती है तो इसमें अराजकता रहेगी। हालांकि प्लेटो ने ये कहा है कि इसमें अराजकता की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये राज्य के नियंत्रण और निर्देशन में होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी संरक्षक वर्ग की स्त्री किसी भी संरक्षक वर्ग के पुरुष के साथ समागम करे, ये तो संभव नहीं होगा। और दूसरी बात, ये संभव कैसे, मतलब ये सोच भी कैसे पाएगा कोई स्त्री या पुरुष कि वो किसी के भी साथ समागम कर सकता है। तो प्लेटो कहता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं है जब उनकी एक बहुत लंबी ट्रेनिंग होगी। 7 साल की उम्र से राज्य ट्रेनिंग देना शुरू करेगा और संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग में शामिल 35 साल की उम्र के बाद वो इस वर्ग में शामिल होंगे। तो इतने लंबे पीरियड तक अगर कोई ट्रेनिंग पाता है
तो उसका जो मस्तिष्क है और उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरीके से कार्य करने लगेगी कि उसको वो चीजें अजीब नहीं लगेगी। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है क्यों, क्योंकि हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था में नहीं रहे, हमारा सामाजिकरण दूसरी तरीके से हुआ है। लेकिन प्लेटो कहता है कि प्रशिक्षण के माध्यम से उनका सामाजिकरण इस तरह होगा कि उन्हें वो चीजें सामान्य लगने लगेंगी, और हो सकता है कुछ समय में उन्हें वो जरूरी भी लगने लग जाए। तो ये आज हमने इस क्लास में प्लेटो की परिवार और संपत्ति के साम्यवाद को पढ़ा। अब हम अगली क्लास में प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को और उनके सद्गुणों के सिद्धांत को पढ़ेंगे। थैंक्स।